अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन हमने देखा इंट्राडे लो भी बना और कुछ साइलेंस देखी जा रही है। कुछ इन्वेस्टर्स कॉशियस दिखाई देते हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंस दिखाई देते हैं। पार्टिसिपेशन काफ़ी लो हो गई है, लैकलस्टर बिहेवियर है और ऑफलोड पोजीशंस ज़्यादा देखी गई हैं। आज के दिन हमने देखा है इंट्राडे लो भी बना और इसके साथ साथ जो 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर था वो भी लूज हुआ। इट मीन्स के 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से डाउन साइड पे मार्केट जो है वो क्लोजर हुई है। इट मीन्स के यहाँ से जो पोजीशंस हैं, जो एक हम कह सकते थे स्ट्रांगनेस, एक कंफर्टेबल पोजीशन दिखाई दे रही थी मार्केट के अंदर, अब थोड़ी सी जो है वो एक शेकी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,684.80 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 45,716.89। ये स्टार्टिंग ऑफ द डे की ही बात हो रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी लोअर डायरेक्शन में आ गए, यानी कि लोअर वॉज 45,258.85 एंड फाइनली क्लोजर 45,441.10 का। 243.70 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 152.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन गेन्स देखे गए हैं 7.82 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज क्वाइट ड्राई 4.77 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स और स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी 0.06 के डिक्लाइन के साथ WTI इस लिस्ट को लीड करे हैं। 1.96 पे क्लोजर, 16.15 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.24 का डिक्लाइन, 7.26 पे क्लोजर, 14.43 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली 0.68 का डिक्लाइन देखा गया। टेलीकार्ड में 16.10 पे क्लोजर रहा, 10.46 का कारोबार रहा। पेनी स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और इसके साथ साथ वही स्क्रिप्ट्स जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स होते हैं आज पोजीशन ऑफलोड करते हुए या फिर एक नेगेटिव पोजीशन जो है वो देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल आउटलुक कैसा देखा जा रहा है और इसके साथ साथ क्या फोरकास्ट की जा रही है। वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको क्या करना चाहिए और वो इन्वेस्टर्स जो अभी ये जो एक डिप प्रिवेल हो रहा है इसके अंदर आने की सोच है मार्केट के, तो उनको जो है वो क्या एडवाइस लेनी चाहिए, वो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सेक्टर वाइज पोजिशन भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें अभी थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस रखना चाहिए। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, के ट्रेड से आपका ताल्लुक है। काशिफ मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी इंस्टीट्यूशनल सेल्स हैं के ट्रेड KSB सिक्योरिटी से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। काशिफ साहब, आज की मार्केट को थोड़ा सा हम अगर क्रॉनिकली डिस्कस करें तो आज की मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे गए हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे भी और ओवरऑल अगर देखा जाए, जो कि हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, डेड साइलेंस देखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि एक तो इंटरनेशनली आप ऑयल प्राइसेस को अगर फोकस रखें तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो राइजिंग की तरफ रही हैं पिछले दिनों और 90 प्लस पे अराउंड 92, 93, इनफैक्ट हमने 96 का हाई भी देखा $90 पर बैरल। जी। तो वो एक रीज़न बना इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस शेक होने का। और क्योंकि ऑयल इंपोर्ट हम लोग पाकिस्तान में यहाँ पे कर रहे हैं तो उसका ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास नेगेटिव ही होता है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली कि किसी के हाथ में वो प्राइसेस कंट्रोल करना नहीं है बिल्कुल। उसके लिए। और फिर ये कि अगर उनका ट्रेंड अपवर्ड है तो फिर वो मुसलसल हमारे पास हमारे इकोनॉमिक नंबर्स को भी हिट करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में भी उसी की रिफ्लेक्शन नजर आती है। राइट, अच्छा, उसी की रिफ्लेक्शन आती है जैसा आपने कहा। इसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, या तो ये एक डिप बन रहा है या फिर वो वेट कर रहे थे कि अभी थोड़ा सा फिंगर बर्न ना हो और थोड़ा साइलेंस रहे। आई थिंक रेट्स, अगर आप कंपनीज के रेट्स की बात करें, स्टॉक्स की प्राइसेस की, तो वो तो बहुत अट्रैक्टिव है। प्लस ये कि हमारे पास जो अभी रिजल्ट सीजन जो कि हमारे पास अभी चल रहा है, गोइंग फॉरवर्ड भी रिजल्ट्स कुछ आने हैं, कुछ आ चुके हैं, तो मोस्टली रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे आए हैं और अबव एक्सपेक्टेशन रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी जिसको पिछले साल ईयर एंड के वक्त लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा और रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कॉर्पोरेट्स के, तो वो वहां से मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना ऑयल वाला हमारे सामने है, तो
बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो चीजें उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पाई। राइट। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के लिए रेट्स तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बट उन अट्रैक्टिव रेट पे भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि इंटरनेशनल एक इवेंट की वजह से या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से बन रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेजिटेंट है इन्वेस्टर इस वक्त। अच्छा, इन्वेस्टर हेजिटेंट है, यही हम कह सकते हैं कि यही दिस इज द रीजन कि लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है। अगर पूरे मंथ की फोरकास्ट की जाए आने वाले, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंट लेवल स्ट्रांग होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर एक बबल बन रहा होता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो बबल बर्स्ट हो जाता है, फिर मार्केट की वही कंडीशन आ जाती है और मार्केट जाके जो कहते हैं ना कंसोलिडेशन पीरियड में या फिर सस्टेनेबिलिटी के पीरियड में, लेकिन मार्केट जाके जो ब्रीथ लेती है वो 43-44,000 का होता है। ऐसा क्यों है काशिफ साहब? ये देखें, बबल की जहां तक आपने बात की ना, तो बबल तो नहीं बन रहा है इस वक्त मैं कहूंगा चीजों में, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है वो ये कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कोई पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो उस पर मार्केट को अगर जैसे एक हफ्ता इम्पैक्ट लेना चाहिए उस चीज का, या प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड ट्रेंड में आनी चाहिए, तो वो एक दिन के इम्पैक्ट के बाद ही नीचे चली जाती है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोगों का कॉन्फिडेंस एक हद तक रहता है और बहुत जल्दी वापस चली जाती हैं चीजें। तो शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ लोग ज्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं रादर देन इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, यही वजह है कि हम जो वॉल्यूम लीडर है उसमें पेनी स्टॉक्स देख रहे हैं, थर्ड टीयर स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं। वही स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें डेली बाइंग हो रही होती है, थोड़े से पॉजिटिव दिखाई देते हैं, 4 दिन बाद वही स्क्रिप्ट्स दोबारा वॉल्यूम लीडर होते हैं और नेगेटिविटी होती है। जी बिल्कुल। तो वो लोगों को शॉर्ट टर्म गेन लेके लोग अपनी पोजीशन ऑफलोड कर देते हैं, उसको ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर रहे, और इसीलिए चीजें अगर बढ़ भी रही होती हैं तो वो बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर वापस थोड़ा सा बढ़ने के बाद वापस नीचे आ रही है। एंट्री और एग्जिट लेना इजी हो गया शायद ऐसी चीजों में। एंट्री और एग्जिट तो मिल जाता है, जहां पे वॉल्यूम्स होते हैं वहां पे एंट्री और एग्जिट तो मिल जाते हैं, बट आप किसी चीज को, अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी चीज को होल्ड करेगा तो वो उसी वक्त करेगा जब वो कॉन्फिडेंट होगा कि इसकी प्राइस आगे भी राइजिंग ट्रेंड में चलेगी। तो वो कॉन्फिडेंस इस वक्त इन्वेस्टर लैक कर रहा है। अच्छा, वही सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि जो क्लाइंट है या इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है ना मार्केट के अंदर पैनिक भी कर रहा होता है। दिस इज़ द रीज़न कि हम मना करते हैं पैनिक ना करें। ब्लू चिप इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद है, और ख़ासकर अगर उनके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये भी बहुत फिनोमिनल है। तो ब्लू चिप के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल काशिफ साहब, ब्लू चिप जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी मौजूद है, फिर भी इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि नहीं थोड़े पेनी स्टॉक पे चले जाएं। डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो वो सेफेस्ट स्टॉक्स हैं, सही है। वहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्वार्टरली नहीं तो ईयरली आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप उसकी जो प्राइस है उसको सेटल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त जो हमें ज्यादा नजर आ रहा है वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की तरफ ही ज्यादा दिख रहा है जी, बिकॉज वो सेफ बेट होती है, और उसमें ये कि आपको पता होता है कि एक सर्टेन डिविडेंड इनकम आपको मिलती रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। ओके। अभी हमने पास्ट रिजल्ट्स भी जो देखे हैं वो भी, उसमें भी हमें डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं, लाइक ईपीसीएल एंड ईफर्ट। अच्छा, आपने फर्टिलाइजर सेक्टर का भी नाम लिया, तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि इतने फिनोमिनल रिजल्ट्स और इतने फिनोमिनल डिविडेंड्स देखे गए, उसके बावजूद लोग थोड़ा सा पैनिक करते हैं कि नहीं हमें फिर भी पेनी स्टॉक्स में ही जाना है, हमें नहीं, क्यों नहीं स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते? आप तो के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से इतनी अवेयरनेस भी जनरेट होती है। उसका रीजन कॉन्फिडेंस है। जब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि देखें ये इस तरह के टाइमिंग मार्केट में आते रहते हैं, तो जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो किसी अच्छे स्टॉक में भी इन्वेस्टर पोजीशन लेता है तो उसको भी ज्यादा देर होल्ड नहीं करता। अच्छा, उसको भी ज्यादा देर होल्ड एपेटाइट नहीं है या नहीं? एपेटाइट बिल्कुल है, बिकॉज ऑफ द रीजन के मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, और सेंटिमेंट इस तरीके का बना हुआ है कि लोग ज्यादा देर चीजों को होल्ड नहीं करना चाह रहे। अच्छा, स्मॉल गेन्स के साथ या इवन स्टॉप लॉस रख के काम कर रहे हैं कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस पर भी निकल जाते हैं लोग, एग्जिट ले लेते हैं। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं है, हेजिटेंट है, वही आपने सही टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। अच्छा काशिफ साहब, अब अगर बात की जाए ब्लू चिप की, तो जैसे आपने जिक्र किया कुछ मेन ब्लू चिप्स का, बैंक्स भी हैं और काफ़ी सेफ ब्लू चिप भी मौजूद हैं। हाउएवर अगर हम थोड़ा सा बात करें लास्ट पास्ट ईयर्स की, तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वो अपने पोजीशन पे तो हैं, एटलीस्ट वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे वो इन्वेस्टर्स जो वेट कर रहे हैं, जो डिप बनता हुआ देख रहे हैं मार्केट के अंदर,
तो आ जाए वो अभी इस वक्त आई मार्केट के थिंक अंदर? कि अगर आप ब्लू चिप्स की बात कर रही हैं तो जो मेन कंपनीज ब्लू चिप के अंदर हैं वो तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे मौजूद हैं इस वक्त। फंडामेंटल वैल्यूज भी मौजूद हैं और प्राइस परफॉर्मेंस में वो चीज़ अभी फ़िलहाल आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब फंडामेंटल वैल्यूज मौजूद हैं तो सूनर और लेटर आपको वो प्राइस के अंदर भी राइजिंग ट्रेंड नज़र आएगा। और आई थिंक कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि लोग फिर उस वक्त आगे चल के उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्डअप और मज़ीद ना करें। राइट। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो जिटरी इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर, वो जो पैनिक भी फैलाते हैं, जो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, नर्वस भी रहते हैं और आसपास वालों को भी नर्वस करते रहते हैं पूछ के। तो जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट थिंग है कि वो ब्लू चिप के अंदर आए। के ट्रेड के हवाले से बात करते हैं। काशिफ साहब, के ट्रेड की जो एक रिसर्च है वो भी इट्सेल्फ एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो उसको देखें और तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। उसके बारे में प्लीज़ बताइए कि के ट्रेड के थ्रू कैसे इन्वेस्टर न्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं और न्यू इन्वेस्टर को अगर आना हो तो वो थ्रू के ट्रेड कैसे आ सकते हैं? थ्रू के ट्रेड तो वो एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता है पूरा, वो उसको फॉलो किया जाता है, जो कि लाइक सारी जगहों पे वो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। अकाउंट पहले ओपन होता है, उसके बाद फिर हमारी जिस तरीके से रिसर्च है, जिस तरीके से हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, ये क्लाइंट को फैसिलिटेट जिस तरीके से करते हैं, तो लाइक वो क्लाइंट के इंटरेस्ट में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल। और उन्हीं चीज़ों को बेस बना के वो आगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। मंथली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा चंक अमाउंट का डालते जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते जाएं। नॉट नेसेसरी कि आप मंथली बेसिस पे जाएं, आप यू कैन इवन गो फॉर वीकली बेसिस। ओके। जिस तरीके से आपके पास अगर किसी कोई सोर्स ऑफ इनकम से आपकी मुस्तकिल एक इनकम स्ट्रीम बनी हुई है, तो वो इनकम का कुछ पोर्शन आप मतलब वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जिस तरीके से लोगों को फीजिबल होता है उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करते जाएं और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एडवाइस लेते जाएं। बिल्कुल, रिसर्च एक्सपर्ट से भी, और जो सेल्स टीम है, जो कि सेल्स एजेंट जो उनको असाइन होगा वो उनको मुसलसल हेल्प आउट करता रहेगा। रिसर्च टीम इज अवेलेबल ऑलवेज। तो और रिसर्च रिपोर्ट्स जो आती रहती हैं, फिर उन रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको बड़ा हेल्प आउट करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब लेने होते हैं तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा? अगर चलें वो किसी टीम से या किसी गाइडलाइन नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किस सेक्टर को या किस तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड किया जाए? देखें, सबसे पहले तो ये कि एक बड़ी मशहूर कहावत है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो वो डाइवर्सिफाई आप जितनी बेहतर तरीके से अपने आप को कर सकेंगे, बिकॉज देखें उसमें होता क्या है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हर वक्त हर चीज़ नहीं चलती। कुछ चीज़ें किसी वक्त परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें किसी वक्त परफॉर्म कर रही होती हैं, तो आपके पास बहुत एक अच्छा चांस होता है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का। और क्योंकि गेन सबको अच्छे लग रहे होते हैं, राइट। और फिर जब आप बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चलते हैं तो फिर लाइक यू विल ऑलवेज हैव द कॉन्फिडेंस कि आप आगे भी फ्यूचर में भी बाय कर सकें। राइट। जब थोड़ा सा आप एक हो जाते हैं कॉन्फिडेंट, जब आपको एक अच्छे चंक मिलते हैं। चलिए जी, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की के-ट्रेड ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस के-ट्रेड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। के-ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। काशिफ साहब, बात हो रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, पहले ही आप एग्जांपल दे चुके हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, इन्वेस्टर्स की एग्जांपल्स ली जाए, तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स अभी की मार्केट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक कि इस वक्त लोगों का जो सेंटिमेंट है वो तो बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है इस वक्त, अगर कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म पोजीशन अपनी बिल्ड करना चाहे, स्पेशली इन ब्लू चिप्स, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ग्रोथ स्टॉक्स भी मिल जाते हैं जी। तो वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो नए किसी भी आने वाले एंट्रेंट के लिए आई थिंक इन अ लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। अच्छा काशिफ साहब, आप ट्रिगर्स की बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अभी लैक ऑफ ट्रिगर भी दिखाई दे रही है। काफ़ी अरसे से हम आईएमएफ की क्लैरिटी का वेट कर रहे थे कि चलें जी आईएमएफ की क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद मार्केट परफॉर्म करेगी। अब क्या होता है कि अक्टूबर से फरवरी ऑनवर्ड्स काफ़ी देर तक हमने इस क्लैरिटी का वेट किया। फाइनली जब क्लैरिटी आ चुकी है मार्केट में, तो अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? देखें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कुछ इंटरनल भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं। अब लाइक जिस तरह मैंने शुरू में ऑयल प्राइसेस की बात की थी जी। तो इस वक्त ऑयल प्राइसेस का एक इम्पैक्ट जो है वो लाइक नॉट ओनली पाकिस्तान, हर जगह पे ही देखने में आ रहा है। हाँ। ठीक है, और आईएमएफ के प्लान के बाद लोग पॉजिटिव थे कि यहाँ मार्केट एक बुल रन में आएगी और आगे चलना शुरू होगी, बट वो चीज़ें उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकी। पॉजिटिविटी बिल्कुल आई, बट जिस तरीके की पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग वो नहीं आ सकी। अच्छा, नियर टर्म में कोई ऐसा ट्रिगर आप समझते हैं कि वो आ जाए और मार्केट को बूस्ट लग जाए? नियर टर्म के अंदर देखें, ये अभी जो हमारे पास थोड़े से कंसर्न्स हैं वो इंटरनेशनल ज़्यादा हैं। तो लाइक रशिया यूक्रेन वाला जो मामला चल रहा है उसको लेके ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं। उसमें कोई एंटरटेनमेंट ना हो तो फिर हाँ बिल्कुल, अगर उसके अंदर कोई मसला हुआ तो फिर वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, वो तो पूरी दुनिया पे नजर आएगा। तो उसमें वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इख्तियार में भी नहीं है। अच्छा, मार्केट इज क्वाइट सेंटिमेंटल। अब वो होता ये है कि जरा सी न्यूज़ भी आती है तो उसकी न्यूज़ के फियर में ही मार्केट एक आध दिन तो रेड हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज कम्पेयर टू एनी पॉजिटिव न्यूज। एनी पॉजिटिव न्यूज़ यू आर सर्चिंग, यू आर सीइंग इन द फ्यूचर? मेरे ख्याल में आई थिंक कि ये ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना जो कि एक्सपेक्टेड है, नॉट ओनली बिल्कुल है सर, $90 और पर बैरल। बिकॉज बिल्कुल सही बात है, $90 पे अभी वो आया है, बट उसके लिए जो मेन फैक्टर उसको ड्राइविंग फोर्स उसकी बना है वो ऑयल, आपकी रशिया और यूक्रेन वाली वॉर उसके लिए मेन फैक्टर बनी है। वो वहां से अगर थोड़ी सी चीजें हमें पॉजिटिव नजर आती हैं वॉर के एंड पे, तो जो कि आई होप के नजर आ जाएं, तो वो चीजें आपकी ऑयल प्राइसेस को नीचे वापस लेके जाएंगी। अच्छा काशिफ साहब, आपको याद होगा काफ़ी अर्से पहले ईएनपी सेक्टर या ऑयल प्राइसेस की वजह से जो ईएनपी सेक्टर है वो एक वेटेज रखता था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड भी आया और फिर कोविड के बाद का जो एक सिनेरियो देखा गया, मार्केट के नंबर्स तो वैसे ही दिखाई दे रहे थे, अच्छे दिखाई दे रहे थे, पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईएनपी सेक्टर बिल्कुल साइड लाइन था। उसमें बैंकिंग सेक्टर, उसमें आईटी की कंपनी ज़्यादा डोमिनेंट थी। अब ऑयल सेक्टर क्या थोड़ा सा बुरा मान गया? उन्होंने कहा नहीं, हमें भी मनवानी है दोबारा अपनी। नहीं, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक कि ये जो परफॉर्मेंस है वो, अब जैसे आप ये देखें कि अभी आप देखें 2 दिन पहले जो टेक्सटाइल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की, अपैरल पॉलिसी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें आज नजर आया इनिशियली मार्केट के अंदर। जो टेक्सटाइल आपके जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर रहे आज, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही रहे विद वॉल्यूम चले, बट क्योंकि पूरी मार्केट का सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो अगेंस्ट द सेंटिमेंट कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, या जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं करेगा। तो वो उसकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कुछ सेक्टर्स ऐसे ही परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही होती है ना। जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है उस वक्त तो किसी को कोई नेगेटिव चीज नजर ही नहीं आ रही होती है। उस वक्त तो लोग सारी नेगेटिव को इग्नोर करके, बिल्कुल उस वक्त लोगों का सेंटिमेंट मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जुड़ा होता है और वो सब पॉजिटिव रन में चल रहे होते हैं। राइट। तो अब जबकि ये सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा नेगेटिविटी है, अब FATF का भी कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान रिमेन इन ग्रे लिस्ट में भी
हम कह सकते हैं कि वो शायद तो अब हमें मेरे ख्याल में अब आदत हो गई है ग्रे लिस्ट की, लाइक हम तो बहुत अरसे अब से तो ग्रे आदत लिस्ट में ही सी हो चल गई रहे है। हैं। लेकिन लाइक अभी अभी देखें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ का इम्पैक्ट फिलहाल तो किसी चीज़ पे नहीं है। अच्छा, FAT नहीं आएगा। नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। ओके। जब उसका टाइम कंप्लीट होगा, जब उसका टाइम करीब आएगा, तो फिर उस चीज़ का इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा चीज़ों पे। बट इस वक्त फिलहाल बातें तो बिल्कुल हो रही हैं और वो होती भी रहती हैं, जब तक हम ऑब्वियसली उस मसले को रिजॉल्व नहीं होगा नहीं हमारे होगा लिए, ऑब्वियसली। तो बातें तो बिल्कुल होंगी। बट जब उस इवेंट का टाइम करीब आएगा आपकी मार्केट पे, उस वक्त उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कौन सा सेक्टर, चले मैं खुद ही पूछती हूँ, सीमेंट सेक्टर क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से थोड़ा सा एक लाइमलाइट में नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक सीमेंट सेक्टर के लिए इस वक्त जिन लेवल पे प्राइसेस हैं सीमेंट स्टॉक्स की, ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। और इनके लिए लाइक इसमें ये कि सिक्लिकल्स हैं, ये विंटर का इम्पैक्ट अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको विंटर का इम्पैक्ट स्लो डाउन बल्कि होना शुरू हो ही गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये विंटर का इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो जब वो इम्पैक्ट खत्म होगा फिर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ओके। सीमेंट, स्टील, ये सेक्टर आपके परफॉर्म उस वक्त करेंगे जो कि आज अगर किसी को चीप प्राइस पे मिल रहे हैं या प्राइस उनकी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन या अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स नीचे है, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड पे डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंट की बात किया अब हो रही है, सीमेंट की जो प्राइसेस हैं उसमें कोल के प्राइसेस की वजह से थोड़ी सी ये अपग्रेड करने की बात की गई थी या हुई भी थी मेरे ख्याल में पर बैग। अब क्या सिनेरियो है, क्योंकि कोल प्राइस तो वापस बाउंस बैक हो गई हैं, बैकफुट हो गई हैं, और सेकंड थिंग इज़ दैट के जो इंटरनेशनली आयरन वो हैं प्राइसेस, यानी कि स्टील प्राइसेस हैं, वो भी बढ़ चुकी हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अब देखें कोल प्राइसेस, जैसे आज की मैं आपको बात बताऊं कि कोल अराउंड $200 के करीब जाके अब वापस नीचे थोड़ा आया है, आज 200 से नीचे भी ट्रेड किया था। तो कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट, सीमेंट्स के लिए कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट और विंटर का इम्पैक्ट, ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। अच्छा। तो अब अगर कमोडिटी गोइंग फॉरवर्ड, आपको कमोडिटी प्राइसेस में अगर किसी का व्यू ये बन रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाएंगी, तो जिसमें कोल प्राइसेस भी शामिल हैं, तो वो चीज़ें अगर नीचे जाएंगी तो ऑब्वियसली वो सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। और प्लस ये जो विंटर जो सीजनल इम्पैक्ट होता है विंटर का, ये भी ख़त्म होगा। और जब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी तो वो भी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। राइट। अच्छा, चलें बात करते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से। न्यू कंपनीज भी आ रही हैं, और ख़ासकर अगर आईटी की बात की जाए तो के ट्रेड के खुद प्लेटफॉर्म से जेम बोर्ड में एक आईटी कंपनी लिस्टेड होने वाली है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए और आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताइए। अब ये कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो कोयस सोल्यूशन, जी कोयस सॉल्यूशंस जो रजिस्टर होने के लिए जा रही है, उसके लिए लाइक हमें बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है मार्केट से मिल रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड अब बाय नेक्स्ट वीक अब उसके जो है वो चीज़ें सारी जो इनका बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होगा, जो आईपीओ का प्रोसेस होगा, वो शुरू होगा। और आईटी सेक्टर के हवाले से लाइक देखें, आईटी सेक्टर भी मार्केट के सेंटिमेंट के साथ उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस अभी नीचे मिल रही हैं। ओके। और आईटी के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है पूरा आईटी सेक्टर का, तो आई थिंक आईटी सेक्टर के लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी जो वैल्यूएशन स्टॉक्स की है आईटी सेक्टर में, वो भी मार्केट के सेंटिमेंट के साथ है, जो कि डाउनवर्ड ही जा रहे हैं। बट वो फंडामेंटल के हिसाब से, फंडामेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर देखें तो वो अभी भी आपको काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को आईटी कंपनीज में, क्योंकि कुछ एक दो कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं कल देख रही थी, कुछ उनके बारे में न्यूज़ हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। बिल्कुल हैं और डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही है ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही हैं, बट वही बात दोबारा कि अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो अगेंस्ट द सेंटिमेंट चीज़ें बहुत कम परफॉर्म कर रही होती हैं, या जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो कब नहीं तक हम आती। वेट कर रहे हैं ये सेंटिमेंट्स और इस क्लैरिटी का? देखें, ये बात तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये चीज़ें कब तक सही हो जाएंगी, बट ये कि दिल को तसल्ली भी दी जा सकती है ये बात नहीं, करके। इसमें जो चीज़ है ना, वो जो मेजर रोल प्ले कर रही है, वो आपका सेंटिमेंट गोइंग फॉरवर्ड एक दिन में तब्दील नहीं होता। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा। और जब देखें, जब पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास और जब पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके पास जमा हो रही हैं, ठीक है, तो फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक।
या फिर कोई बहुत बड़ी कोई ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर न्यूज आपको मिल जाए जिससे पॉजिटिव मार्केट ट्रिगर्स चेंज हमारे हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हमारे पास गुजर चुके हैं पास्ट में, उन पे मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट किया ही नहीं है। तो बिल्कुल। वो चीजें पाइल अप होती चली जा रही हैं। तो लाइक वी आर जस्ट इन नीड ऑफ अ स्मॉल ट्रिगर, इवन इफ इट इज अ स्मॉल ट्रिगर, तो वहां से चीजें बहुत जल्दी ऊपर जाएंगी। जी, कल तो ट्रेडिंग सेशन का लास्ट, ऑब्वियसली फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन हम मंडे से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएं या बेहतरी की तरफ हो जाएं। अच्छा, आईटी सेक्टर की भी बात की, अब फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजर की ओवरऑल बीच में न्यूज़ भी सुनने में आ रही थी कुछ, तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए और क्या दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर पिछले दिनों वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे, कुछ एज कम्पेयर टू मार्केट हमें अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए, और बाइंग इन्वेस्टमेंट साइड पे लोगों की बाइंग नजर आई फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, और रिजल्ट्स भी जो आए वो भी बहुत पॉजिटिव रहे। राइट। तो लाइक मतलब मुझे रीजन इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल होता है कि जी प्राइसेस नीचे क्यों हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो फिर प्राइस उस पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो लेकिन ये सारे फैक्टर, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये चीजें सारी पाइल अप हो रही हैं, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, इतने जबरदस्त प्रॉफिट पंच किए गए हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए गए हैं, तो ऑब्वियसली ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों अभी मार्केट में ऐसी पोजीशंस हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे पे इस वक्त ज्यादा हावी हुए हैं, और आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आपकी इंटरनेशनल मसले जब ये रिजॉल्व होंगे, लाइक ये रशिया यूक्रेन वाला मामला जो कि ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालेगा, जब ये चीजें रिजॉल्व होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे तब्दीली मार्केट के अंदर भी नजर आएगी। राइट। ओके, आईटी सेक्टर का थोड़ा सा मैं फिर मिस कर गई, मैं दोबारा पूछूंगी आपसे। कोई सोल्यूशन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि बुक बिल्डिंग आपने बोला है ना स्टार्ट हो रही है, और ऑब्वियसली लिस्टिंग हो रही है जेम बोर्ड के थ्रू, तो ये कब तक जो है वो हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट? ये विद इन 2 weeks टाइम इंशाल्लाह ताला आपको, फरवरी या मार्च? बाय द एंड ऑफ फेब और मार्च। ओके, चलें जी, ये गुड न्यूज़ है। और के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से कोई सोल्यूशन की ऑब्वियसली लिस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से आप जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी एक अच्छा सिनेरियो होगा, उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि वो आएँ और यहाँ पे जो है वो बुक बिल्डिंग का हिस्सा बने। राइट, तो क्या बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होगा, प्लीज़ ये भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। देखें, जेम बोर्ड पे होता असल में ये है कि जेम बोर्ड पे स्मॉल अमाउंट चाहिए होते हैं, लाइक बड़े आईपीओस की तरह जेम बोर्ड पे नहीं होती। बिल्कुल। तो उसके लिए अभी हमारा जो है सारे इन्वेस्टर्स के लिए वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ हैविंग मीटिंग्स एंड ऑल लाइक दिस, तो वो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह चीज़ें जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि लोगों के लिए अवेलेबल होंगी हमारे बोर्ड पे भी। राइट। तो वहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन सही गाइडलाइन भी मिलेंगी। राइट। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? ये भी जैसे आज डेड साइलेंस था, यहाँ भी एक डेड साइलेंस दिखाई दे रहा है। नहीं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर चीज़ें, बट ये कि वही बात है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो इस वक्त लाइक मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं हर स्टॉक के लिए ये बात इस वक्त कह सकता हूँ कि जी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, फार्मास्यूटिकल में सारे स्टॉक्स, इवन मतलब आप देखें ना, जो भी आप अगर मेन बोर्ड की चीज़ें लें, या जो ब्लू चिप्स आप कह रही हैं, ब्लू चिप्स की आइटम्स देखें, तो सारे अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। राइट। फॉर इन्वेस्टर ये लेवल्स लाइक मतलब मैं तो नहीं समझता कि इन लेवल्स पे सेल करने वाली कोई इसे लें और आप जरा थोड़ा सा खामोशी इख्तियार बिल्कुल, करें। इट्स ओनली ऑल अबाउट पेशेंस, जितना पेशेंस के मैटर ऑफ साथ। टाइम। चलें जी, मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। काशिफ साहब मौजूद हैं और ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है हम कर रहे हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से बात हो रही है। अच्छा काशिफ साहब, सारे सेक्टर्स तकरीबन हो गए, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक बड़े सेक्टर हैं और आजकल साइलेंट है। अगेन बैंकिंग सेक्टर एक ह्यूज सेक्टर। देखें, बैंकिंग सेक्टर भी जिस वक्त आप डिस्काउंट रेट की राइजिंग ट्रेंड में हमारे पास नज़र आ रहे थे नंबर्स, उस वक्त बैंकिंग सेक्टर को लेके लोग बहुत पॉजिटिव थे। अच्छा। बट अगेन वही बात है कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स वो चीज़, उस चीज़ की रिफ्लेक्शन हमें प्राइस में नज़र नहीं आई। अब जबकि पेट्रोल प्राइसेस भी आपने देखा कि लास्ट डे जो है वो पेट्रोल प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं और एक राइजिंग ट्रेंड में ही चल रही हैं पिछले दिनों से। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा। और अभी भी मतलब लोग इस तरह की बातें चल रही हैं कि जो एक स्टेट बैंक ने इंडिकेशन दी थी, तो लाइक स्टेट बैंक हैज़ टू रिवाइज इट्स टारगेट्स। ओके। तो लेकिन अब ये इट्स लाइक टू अर्ली टू से एनीथिंग। अब ये स्टेट बैंक किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं और किस तरीके से वहाँ पे लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं। बट क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक मैटर है, फिर यहाँ से पॉलिसी रेट भी बढ़ सकता है, फिर तमाम बिजनेसेस हैं, फिर एक्सपोर्ट्स हैं, ये एक पूरा चेन है, साइकिल है कनेक्टेड। बट ऑलरेडी जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, जो इवेंट्स गुजर चुके हैं, उनकी बेसिस पे भी बैंक्स के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, वो नज़र नहीं आई। तो अब उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स, अगेन वही बात कि अगेन बैंकिंग स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, वैल्यूएशंस तो अच्छी हैं, लेकिन इनके डिविडेंड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो भी तो अच्छा है ना? वो भी अच्छा है, वो भी बिल्कुल अच्छा है और प्राइस उस हिसाब से कम है। अच्छा, अगर कोई 3 सेक्टर बोला जाए कि इन्वेस्टर्स को एडवाइस करें कि ये थोड़ा सा सेफेस्ट सेक्टर है, इनको ले लें आप, तो कौन से लेंगे? आई थिंक टेक्सटाइल एंड फार्मा ओके, And banks. एंड बैंक्स चलेंगे। बिल्कुल एक अलग से अनकन्वेंशनल से थोड़े से बोले टेक्सटाइल। वरना नॉर्मली अगर मैं एनालिस्ट से पूछूं तो उनका ये कहना होता है कि सीमेंट और ये बैंक्स एंड ईएनपी, ये 3 सेक्टर बड़े लाइमलाइट में रहते हैं। देखें, उसका एक रीज़न ये है कि इस वक्त जो मार्केट में लोगों का सेंटिमेंट है ना, वो शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं लोग। तो शॉर्ट टर्म गेन्स आपको, एंड यू आर टेलिंग देम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। मैं थोड़ा सा, अब जैसे आपने सीमेंट की बात की ना, तो सीमेंट्स में आपको कोई भी चीज़ इस वक्त शॉर्ट टर्म गेन नहीं देगी। अच्छा। उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो अच्छे गेन्स के लिए टारगेट सीमेंट को बिल्कुल करना चाहिए। बट लोगों का जिस तरीके का इस वक्त मार्केट में सेंटिमेंट है, तो लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को ज़्यादा। तो उनके लिए आपने ये टेक्सटाइल, उनके लिए देखें टेक्सटाइल फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ। टेक्सटाइल के अंदर आप देखें, जैसे ये टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद जो आज हमने देखा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में काम भी हुआ, उनकी प्राइसेस भी ऊपर गई, तो वो चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में भी आपको कंटिन्यू नज़र आती रहेंगी। बिकॉज पॉलिसी का वेट काफ़ी लोग कर रहे थे टेक्सटाइल की पॉलिसी का, और जब पॉलिसी आने के बाद उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्राइस में नज़र आ रही है। राइट। अच्छा, ओवरऑल अगर मार्केट से हट के थोड़ा सा इकोनॉमिक नंबर्स पे बात की जाए तो क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फंडामेंटल्स कहाँ देख रहे हैं इकोनॉमी के? इकोनॉमी के देखें, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत जल्दी चेंज हो, वो उनको चेंज होते हुए टाइम लगता है। और जिस तरीके से, अब देखें, ये अभी मैं आपको टेक्सटाइल पॉलिसी की एग्जांपल दे रहा था, तो ये काफ़ी अरसे से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है। और अब यही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंडिकेशन पॉजिटिव नज़र आती हैं, क्लैरिटी मिलती है चीज़ों के अंदर। अच्छा, तो लोग भी बहुत पेशेंस लेस हैं। आपको पता होगा कि पॉलिसी बनाने का मतलब ये है कि हमें सारे इन्स आउट, सारे जो उनके चीज़ें हैं वो देखना पड़ती हैं कि कोई किसी को किसी से प्रॉब्लम ना हो जाए। ये ना हो कि आप बना तो दें पॉलिसी, बाद में उसके जो रिपरकशंस है वो भुगतते रहें। तो जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज आया था और बड़े फ्रेंडली और टाइमली आया था उस वक्त, तो अब टेक्सटाइल के ऊपर भी आपको याद होगा कि पॉलिसी एक दफ़ा दे दी गई थी, फिर उसे वापस डेफर्ड कर दिया गया था। तो ये अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है और उसके ऊपर भी ऐसे ही काम हो रहा है। बिल्कुल। तो पॉलिसी तो देखें, उस पॉलिसी के लिए ज़रूरी ये होता है कि फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी का चेंज होना हर 2 महीने बाद या हर 6 महीने बाद नहीं होता। तो वो उसके अंदर जो भी पॉलिसी के अंदर पॉइंट्स डाले जा रहे होंगे, उस पर बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है, और उस चीज़ में समटाइम्स डिले पॉसिबल होता है। राइट। पेशेंस की आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंस हम लोग थोड़ा सा जल्दी लूज कर जाते हैं। क्यों नहीं आई अभी तक? ऑटो पॉलिसी की बात हो रही थी, वो क्यों नहीं आई अभी तक? रिफाइनरी पॉलिसी की बात हो रही थी, वो क्यों नहीं आई? जैसे जैसे अब आपको क्लैरिटी चीजों में मिलेगी, वो इसी तरीके से मिलेगी। जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको सेक्टर वाइज पॉलिसीज मिलती चली जाएंगी, एक डायरेक्शन मिलती है, पॉलिसी आपको एक डायरेक्शन दे रही होती है कि आप
आगे फ्यूचर का व्यू लेके उस और पे काम कर फॉर सेवरल इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, फॉर सेवरल इयर्स। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, अब जो हम पॉलिसी की बात करें, इस पॉलिसी के आने के बाद ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में भी देखा गया है। इसके साथ साथ और भी पॉलिसीज हैं जो पाइपलाइन में है। रिफाइनरी पॉलिसी जैसे मैं जिक्र कर रही थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात की जा रही है। तो क्या देख रहे हैं ये सब, कैसे जो है वो ये कितना सारी टाइम चीजें कंज्यूम करेंगे ये सारी चीजें आने के बाद आपको अलावा क्लैरिटी की और कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी जिससे हर चीज पॉजिटिव होगी। और ये बड़ी अच्छी बातें लग रही है वैसे और मुझे ना। ये चीजें जब नजर आएंगी हमें सामने, तो लाइक सेक्टर वाइज आपको परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर वाइज आपको परफॉर्मेंस नजर आती जाएगी चीजों में, जो कि हम काफी अरसे से लैग कर रहे थे। अच्छा, होता ये है कि हम वाकई पेशेंस लेस हैं। जब फिर मैं अगेन यही बोलूँगी कि चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी सही नहीं हो रही थी, तो पेशेंस लेस हो जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली बात करते हैं। ओवरऑल जो ईएनपी सेक्टर का एक सिनेरियो देखा जा रहा है, क्या आप डॉलर प्राइस कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या देख रहे हैं? आई थिंक डॉलर इस वक्त फेयरली प्राइस्ड है, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड डॉलर के अंदर ट्रेंड नहीं अभी फिलहाल लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है, मतलब एक छोटे या बड़े छोटे जो है वो गैप के साथ आई थिंक ऊपर नीचे एक चलती रहेगी, और प्राइस यहीं पे मेंटेन करेगी जो लेवल्स इस वक्त चल रहे हैं। राइट। तो अब जो लेवल्स चल रहे हैं 175 एंड अबव, तो क्या यही लेवल्स रहेंगे? मेरे ख्याल में ये रहने चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप के नंबर, जो डॉलर की जो प्राइस है उसके अंदर इंक्रीज हमें देखने में मिला था बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट नंबर्स। हमारे इम्पोर्ट नंबर्स बहुत हाई हो गए थे। राइट। वो चीज़ें जब कंट्रोल हुई हैं, एंड स्पेशली आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी ये डिस्काउंट रेट ऊपर आया है, तो इम्पोर्ट नंबर्स हमारे नीचे गए। तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्ट के नंबर्स जितने नीचे जाएंगे हमारे लिए बेहतरी है। अच्छा, हम बहुत कोशिशें कर लेते हैं कि इंपोर्ट के नंबर्स नीचे लेके जाएं, लेकिन जब हम नंबर्स देखना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। एक ऑयल बिल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बोझ है इंपोर्ट बिल्स के ऊपर। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इस साल के अंदर अगर मशीनरी की इंपोर्ट देखी जाए, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये अब कैसे आप define देखें कि इम्पोर्ट के साथ साथ हमें एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस रखना चाहिए। जो कल टेक्सटाइल पॉलिसी जो आई, इसके अंदर जो चीज़ सबसे पॉजिटिव मुझे नज़र आई है वो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं जिनके टारगेट गवर्नमेंट ने दिए हैं। राइट। $20 billion फॉर दिस ईयर एंड गोइंग फॉरवर्ड $40 billion टिल 2025। चले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी बात करेंगे फर्दर, लेकिन अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,25,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,680 रुपीज़, इंटरनेशनल ग्रेड गोल्ड रेट पर आउंस $1,884.88, ऑयल WTI पर बैरल $91.62, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $92.94। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज़, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 238 रुपीज़, सेलिंग वॉज 240.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 176 रुपीज़, सेलिंग वॉज 177.6, चाइनीज़ यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.7, सेलिंग वॉज 47.3, यूएई दिरहम बाइंग एट 48.7, सेलिंग वॉज 49.4, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वॉज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस देखा जाए तो यहाँ पे एक हाई फ्लाई देखी जा रही है, यानी कि $90 पर बैरल अबव प्राइसेस देखी जा रही हैं। इट मीन्स के ओवरऑल ईएनपी सेक्टर लोकल मार्केट में जो एक इम्पैक्ट ले रहा है, या फिर लोकल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस इम्पैक्ट ले रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स प्राइसेस। इंटरनेशनली प्राइसेस हाई हो रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट लोकल मार्केट के ऊपर आ रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं या पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा हैं, ये पूरी दुनिया का ही मसला है। तो बैठे में काशिफ साहब, उनसे मज़ीद पूछते हैं। काशिफ साहब, ये भी एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है कि लोकल मार्केट में प्राइस बढ़ गए, पूरी दुनिया में तो सस्ता है तेल, पाकिस्तान में महंगा है। देखें, जब प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही होती है तो एज एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते जी, बिकॉज ऑयल हमारी प्रोडक्ट नहीं है।
हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इंपोर्ट के बाद जो इंटरनेशनली प्राइसेस चल रही हैं वो उस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो लोकल फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी फ्यूल प्राइसेस को अगर इंटरनेशनली प्राइसेस ने नीचे नहीं आई और यहीं पे ट्रेड करती रही तो हमें गोइंग फॉरवर्ड फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, जिसका कोई ब्लेम हम गवर्नमेंट पे मेरे ख्याल में तो नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंटरनेशनली एक चीज अगर आपको मिल ही महंगी रही है तो आप सस्ती कैसे बेच सकते हैं? सब्सिडाइज तो नहीं करेंगे ना, देयर इज नो वे आउट। सब्सिडाइज कब तक? ये भी एक बात है ना कि सब्सिडाइज होने की भी एक लिमिट है। अब अगर सब्सिडाइज उसको किया जाएगा तो वो 6 महीने के लिए सब्सिडाइज कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर उसका इम्पैक्ट डबल आएगा जी, जब वो सब्सिडी बिल्कुल खत्म वो करेंगे देंगे तो फिर तो उसका इम्पैक्ट डबल आएगा। राइट। चलें जी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बात कर रहे हैं, काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब जी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल्स की बात हो रही थी। इंपोर्ट को कम भी करना है लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी है, तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं, तो हमारे पास इंपोर्ट बिल फर्दर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम थोड़ा सा कम्पीट करके थोड़ा सा टग ऑफ वॉर ये जो है वो थोड़ा सा अपने पास लेते हुए भी कंटिन्यूस मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी इतने रिजल्ट अच्छे नहीं आते। रिजल्ट्स एक दिन में अच्छे नहीं होंगे। इंपोर्ट्स का कम होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना फॉर द कंट्री, मतलब आई थिंक वो एक पॉलिसी ड्रिवन चीज़ें होती हैं जिसमें पॉजिटिविटी जो है वो पॉलिसीज से रिलेटेड होती है। जी, पॉलिसीज जितनी जल्दी आएंगी, जितना जल्दी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी, बिकॉज उसके पीछे एक पूरा निज़ाम उसके पीछे काम कर रहा होता है। इंपोर्ट्स कम कर दें, कहना तो बड़ा आसान होता है कि जी इंपोर्ट्स कम कर दें, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए आपको मतलब ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे तो सब सही हो जाएगा, बट उसकी तरफ हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव है। हम जा रहे हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी में हमें नज़र आया जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स दिए हैं एक्सपोर्ट्स के, तो इसका मतलब ये नज़र हमें आगे आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट फोकस्ड है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ। फिर पिछले दिनों जितने सेक्टर वाइज अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ पे वाकई फोकस दिखाई देती है, और डिफरेंट सेक्टर्स में जितनी पॉलिसीज के बाद काम हो रहा है, ये अपनी मिसाल आप है। चलें जी, ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से ज़रा टाइम शॉर्ट है प्रोग्राम का, तो मैं पूछती चलूँ, ट्रेडिंग टाइटन्स जो ऑब्वियसली K-Trade के प्लेटफॉर्म से ये स्कीम या फिर ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट दिया जा रहा है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसे प्लीज़? बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक के जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको जब तक वो अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं तो सिर्फ पढ़ाई की हद तक उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है जी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर वो जिस तरह K-Trade अब इनको प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म जिसमें वो एक वर्चुअल अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे इन रियल मार्केट, तो ये चीज़ इससे पहले कभी नहीं की गई है। बिल्कुल, और ये बड़ी एक इटसेल्फ बड़ी यूनिक सी ऑफर है K-Trade की जानिब से। वेल काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमें। ओवरऑल K-Trade के हवाले से जो ट्रेडिंग टाइटन्स की ऑफर दी जा रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग टाइटन्स का हिस्सा बन सकते हैं, उनको बड़े एक अच्छे अट्रैक्टिव से इनामात भी मिलेंगे और साथ साथ उनको जॉब ऑफर भी होगी, तो ये बहुत एक अच्छी ऑफर है। तो बी श्योर कि आप लोग जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो इस जो एक स्कीम है या फिर ये जो ट्रेडिंग टाइटन्स का ये जो टाइम है, इसे गेन करें, इसे लूज ना करें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।